आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां स्वतंत्रता संग्राम ने एक बिल्कुल नई और आक्रामक करवट ली। हम 1890 के दशक और 20वीं सदी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उस पूरी कहानी की परतें एक एक करके हमारे सामने खोलते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति से लोगों का एक तरह से भरोसा उठा दिया और एक उग्र राष्ट्रवादी लहर को जन्म दिया। सही। तो चलिए इस दौर की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी अर्जियों और याचिकाओं से निकलकर सीधी कार्रवाई तक कैसे पहुंची। शुरुआत के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या था। देखिए, इसका मतलब था सोच में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव। इसका जो मूल विचार था वो था स्वराज, स्वराज यानी स्वशासन, सेल्फ रूल। हाँ, सेल्फ रूल। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, इसका मतलब था पूर्ण आत्मनिर्भरता की भावना। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि आजादी कोई तोहफा नहीं है जो अंग्रेज देंगे, बल्कि इसे भारतीयों को अपनी ताकत से, अपने दम पर छीनना होगा। अच्छा। उन्होंने नरमपंथियों की प्रार्थना, याचिका और विरोध की नीति को मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के न्याय की भावना पर भरोसा करना एक तरह की बेवकूफी है। तो फिर जोर किस पर था? उनका पूरा जोर था जनता को गोलबंद करने पर, सीधी राजनीतिक कार्यवाही पर। यह संवैधानिक सुधारों की मांग से हटकर अब पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई का ऐलान था। अच्छा, तो ये बदलाव जाहिर है कि रातों रात तो नहीं हुआ होगा। ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन की कड़वी हकीकत को पहचानने में थीं। वो कौन से पल थे जब राष्ट्रवादियों को ये एहसास हुआ कि सिर्फ कानूनी और संवैधानिक तरीकों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है? के दशक में ले जाते हैं। ये दशक मतलब भारत के लिए एक बहुत ही भयानक दौर था। भयानक किस तरह से? 1896 से 1900 के बीच देश में कई भयानक अकाल पड़े। हम्म। अनुमान है कि इन सिर्फ 4 सालों में ही करीब 90 लाख लोगों की मौत भूख से हो गई थी। 90 लाख? ये तो एक भयावह आंकड़ा है। बिल्कुल। और जैसे ये काफी नहीं था, उसी समय दक्कन के इलाके में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। ये एक तरफा तबाही थी। और ऐसे में सरकार का रवैया कैसा था? यहीं पर सारा खेल था। सरकार का रवैया बेहद उदासीन और मैं कहूंगा क्रूर था। इन त्रासदियों ने औपनिवेशिक शासन का जो असली शोषक चेहरा था वो लोगों के सामने लाके रख दिया। मतलब? एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भारत से अनाज का निर्यात कर रही थी और दिल्ली में शानदार दरबार सजाने पर पैसा खर्च कर रही थी। लोगों की आर्थिक बदहाली और सरकार की ये बेरुखी, इसने साफ कर दिया कि भारत की तरक्की एक भारतीय सरकार के तहत ही मुमकिन है। मतलब जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सरकार अपने ही जश्न में डूबी हुई थी। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, सरकार ने राहत देने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया। बिल्कुल। जब लोगों ने राहत की उम्मीद की तो ब्रिटिश सरकार ने सुधार करने के बजाय दमनकारी कानून लागू करने शुरू कर दिए। हाँ, यहाँ कुछ कानूनों की एक सूची है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिससे राष्ट्रवादी निराश हुए। हाँ, उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फिर 1897 में बिना मुकदमा चलाए नाटू बंधुओं को देश से निकाल दिया गया और तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक की गिरफ्तारी भी इसी दौर में हुई? हाँ, और 1898 में राजद्रोह से जुड़े कानूनों को और सख्त बना दिया गया ताकि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा सके। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आए। ये तो सुधारों से बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम भारतीयों के अधिकारों को और कम करने के लिए उठाया जा रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खास तौर पर वो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, वो सिर्फ नियंत्रण बढ़ाने के बारे में नहीं था, वो विचारों पर नियंत्रण करने की कोशिश थी। विचारों पे? हाँ, लॉर्ड कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद की नर्सरी बन गए हैं, राजनीतिक क्रांतिकारियों के कारखाने हैं। अच्छा। तो इस कानून के जरिए उन्होंने यूनिवर्सिटी सीनेट में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी और सरकार द्वारा मनोनीत अंग्रेज सदस्य बढ़ा दिए। इसका सीधा मतलब था कि अब पाठ्यक्रम और नीतियां सरकार तय करेगी, शिक्षाविद नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ नरमपंथी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में विश्वास कर रहे थे और दूसरी तरफ यही प्रणाली ऐसे युवाओं को तैयार कर रही थी जिनके पास डिग्रियां तो थी पर नौकरियां नहीं थी। यही उग्र राष्ट्रवाद के लिए सबसे उपजाऊ जमीन बन गया। इन नौजवानों ने देखा कि जिस शिक्षा को वो अपनी तरक्की का जरिया समझ रहे थे,
वही अब उनके लिए एक जाल बन गई है। वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। बिल्कुल, तो उन्होंने व्यवस्था को ही चुनौती देने का फैसला किया। ये तो हुई निराशा की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जो आत्मविश्वास जगाने वाला है। ये विचार कि आज़ादी भारतीयों को खुद ही जीतनी होगी, ये कैसे मजबूत हुआ? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि इसकी प्रेरणा सिर्फ भारत के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से भी आ रही थी। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 19वीं सदी के अंत में दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिन्होंने यूरोपीय देशों के अजेय होने का जो भ्रम था उसे तोड़ दिया था। जैसे कि 1896 में इथियोपिया, एक अफ्रीकी देश, उसने इटली जैसी बड़ी यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हरा दिया। ये खबर जब भारत पहुंची तो यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये बात तो वाकई दिलचस्प है। हम हमेशा भारत के अंदर के कारणों पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि अफ्रीका में हो रही एक लड़ाई का सीधा असर पुणे या कलकत्ता में बैठे एक राष्ट्रवादी पर पड़ रहा था। बिल्कुल। और फिर 1905 में जो हुआ, उसने तो आग में घी का काम किया। जापान, एक छोटा सा एशियाई देश, उसने एक विशाल यूरोपीय शक्ति रूस को युद्ध में हरा दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। इस एक जीत ने पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में, आत्मविश्वास की एक नई लहर पैदा कर दी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने सोचा कि अगर छोटा सा जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और जापान का आर्थिक उदय भी तो एक उदाहरण था। हाँ, 1868 के बाद जापान का एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उदय अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था। उसने ये साबित कर दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व के बिना भी आर्थिक तरक्की मुमकिन है। और जैसा कि स्रोत में जिक्र है, प्रेरणा सिर्फ एशिया से नहीं मिल रही थी। आयरलैंड, रूस, मिस्र और तुर्की जैसे देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन जोरों पर थे। तो क्या भारतीय नेता इन आंदोलनों से भी कुछ सीख रहे थे? हाँ, वहां से ये सबक मिला कि एक एकजुट और बलिदान देने को तैयार कौम बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकती है और हरा सकती है। और इसी दौर में भारतीय विचारकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद ने शिकागो में भाषण देकर भारतीय दर्शन का लोहा मनवाया। बंकिम चंद्र ने अपने लेखन से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। और दयानंद सरस्वती का नारा भारत भारतीयों के लिए, ये तो सीधे सीधे इसी भावना को जाहिर करता है। इन सब ने मिलकर पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ा और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना जगाई। मतलब एक तरफ बाहरी दुनिया से प्रेरणा मिल रही थी और दूसरी तरफ देश के अंदर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव जगाया जा रहा था। और फिर बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने इस भावना को एक राजनीतिक दिशा दी। बिल्कुल, इन नेताओं ने इस सांस्कृतिक गौरव को राजनीतिक कार्रवाई में बदल दिया। तिलक ने ही इसे बेहतरीन तरीके से किया। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल जनता को जोड़ने के लिए किया, जैसे गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती। हाँ, उन्होंने इन त्योहारों को सार्वजनिक उत्सवों में बदल दिया, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते थे और उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाई जाती थी। उन्होंने अपने अखबार केसरी में लिखा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। सही। ये उस बदलाव को दिखाता है। अब हम मांग नहीं रहे थे, हम अपना हक जता रहे थे। इन सब बातों को एक साथ रखने पर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। एक नया नेतृत्व उभर रहा था जो पुराने तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं था। स्रोत में नरमपंथियों के तरीकों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें 3 P कहा गया है: प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। हाँ, प्रार्थना, याचिका और विरोध। इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी भी बताया गया है। ये तो काफी कठोर आलोचना है। ये उस गहरी हताशा को दिखाता है जो युवा पीढ़ी महसूस कर रही थी। उन्हें लगता था कि नरमपंथियों की उपलब्धियां बहुत मामूली हैं और वे जरूरत से ज्यादा सतर्क हैं। मतलब 20 साल की याचिकाओं के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं। युवाओं को ठोस नतीजे चाहिए थे, ना कि छोटे मोटे संवैधानिक सुधार। उन्हें लगता था कि नरमपंथी अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं। ये आलोचना तो बहुत तीखी है, लेकिन क्या हम नरमपंथियों के योगदान को पूरी तरह से नकार सकते हैं? क्या उन्होंने ही वो राजनीतिक चेतना की नींव नहीं रखी थी जिस पर उग्र राष्ट्रवादियों ने अपनी इमारत खड़ी की? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और नहीं, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। नरमपंथियों ने ही सबसे पहले ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर किया। उन्होंने ही लोगों में एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। लेकिन समय बदल रहा था और उनकी नीतियां अब अपर्याप्त लग रही थीं। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि नींव रखी जा चुकी है, अब उस पर एक मजबूत इमारत बनाने का वक्त है
और वो इमारत सिर्फ सीधी कार्रवाई से ही बन सकती है। और इसी माहौल में लॉर्ड कर्जन की नीतियां आग में घी का काम करती हैं। स्रोत के मुताबिक कर्जन ने तो भारत को एक राष्ट्र मानने से ही इनकार कर दिया था। हाँ, और भारतीय बुद्धिजीवियों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। कर्जन का 7 साल का कार्यकाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अहंकार का चरम था। अच्छा। उसने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाकर उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को और कठोर बना दिया। उसका रवैया ऐसा था जैसे वो भारतीयों पर कोई एहसान कर रहा है। उसने भारतीयों की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। और फिर 1905 में उसने वो कदम उठाया जो आखिरी कील साबित हुआ। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश तो पहले भी दमनकारी नीतियां अपना रहे थे। बंगाल के विभाजन में ऐसा क्या खास था कि ये एक चिंगारी बन गया जिसने पूरे देश में आग लगा दी? पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बंगाल का विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, जैसा कि अंग्रेजों ने दावा किया। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ था, उसका मतलब तंत्रिका केंद्र था। कर्जन का असली मकसद उस केंद्र को कमजोर करना था। कैसे? उसने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की। मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल। यह बांटो और राज करो की नीति का सबसे बेशर्म उदाहरण था। इस एक कदम ने ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी चरित्र को पूरी तरह से उजागर कर दिया। लोगों को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अंग्रेज अब हमारी राष्ट्रीय एकता पर सीधा हमला कर रहे हैं। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उग्र राष्ट्रवाद का पहला व्यवहारिक और बड़े पैमाने पर किया गया प्रदर्शन था? बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का एक्शन प्लान था। यहीं पर उनके विचार जमीन पर उतरे। और इसमें क्या-क्या शामिल था? स्रोत बताते हैं कि इसमें कई कार्यक्रम शामिल थे। पहला था बहिष्कार। सिर्फ विदेशी कपड़ों का नहीं, बल्कि विदेशी साबुन, चीनी और यहां तक कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का भी बहिष्कार किया गया। अच्छा, हर विदेशी चीज का? हाँ, सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। ये एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गया। मतलब ये केवल विरोध नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक ठोस प्रयास भी था। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाने पर जोर दिया गया। जैसे? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्कूल और कॉलेज खोले गए। स्वदेशी बैंक और बीमा कंपनियां खुली। मतलब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हुई। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद एक विचार से बढ़कर एक जन वास्तविकता बन गया। इसने राजनीति को कुछ चुनिंदा अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के दायरे से निकालकर आम जनता, छात्रों और यहां तक कि महिलाओं तक पहुंचाया। महिलाओं ने भी हिस्सा लिया? हाँ, महिलाओं ने पहली बार घर से बाहर निकलकर धरनों में हिस्सा लिया। ये एक सामाजिक क्रांति की तरह था। तो अगर हमें इस नई विचारधारा, इस उग्र राष्ट्रवाद के मूल तत्वों को समझना हो, तो वो क्या थे? इसकी विचारधारा में कुछ बातें बहुत साफ थीं। पहला, विदेशी शासन से गहरी और बिना किसी लाग लपेट के घृणा। दूसरा, स्वराज को आखिरी और एकमात्र लक्ष्य मानना, न कि औपनिवेशिक शासन के तहत कुछ रियायतें पाना। सही। तीसरा, याचिकाओं की जगह सीधी राजनीतिक कार्रवाई और निष्क्रिय प्रतिरोध में विश्वास। चौथा, जनता की शक्ति में अटूट विश्वास। ये मानना कि आम लोग ही आजादी की लड़ाई की असली ताकत हैं। और पांचवां, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा व्यक्तिगत बलिदान देने के लिए तैयार रहना। तो कुल मिलाकर इस पूरी लहर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर पड़ा? इसका महत्व क्या था? इसका महत्व बहुत गहरा है। इसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने राजनीति को ड्राइंग रूम की बहसों से निकालकर सड़कों, गांवों और बाजारों तक पहुंचा दिया। इसने कांग्रेस के अंदर भी बदलाव किया होगा? बिल्कुल। इसने कांग्रेस के अंदर एक मजबूत राष्ट्रवादी गुट तैयार किया और आगे चलकर आप कह सकते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लिए भी जमीन तैयार की। लेकिन सबसे बड़ी बात, हाँ, इसने गांधीवादी जन आंदोलनों की नींव भी रखी। जनता को गोलबंद करने, बहिष्कार और स्वदेशी जैसे तरीकों का जो अनुभव इस आंदोलन से मिला, उसे ही बाद में गांधी जी ने बड़े पैमाने पर और अहिंसक तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छा, तो नींव यहीं रखी गई? हाँ, इसने पहली बार इतने मुखर और आत्मविश्वास से भरे तरीके से भारतीयों के स्वशासन के अधिकार पर जोर दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था, जिसके बिना शायद आगे का संघर्ष वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। तो संक्षेप में कहें तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ।
ये आर्थिक संकट, औपनिवेशिक दमन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से मिली प्रेरणा और एक नए सांस्कृतिक आत्मसम्मान की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। सही। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को याचिकाओं के दौर से निकालकर सीधे जन संघर्ष के युग में पहुंचा दिया। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। बताइए। उग्र राष्ट्रवाद ने सीधी कार्रवाई और जन लामबंदी की नींव रखी, लेकिन उसका तरीका काफी हद तक आक्रामक और टकराव वाला था, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके ठीक बाद भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग आया, जिसने जन लामबंदी का ही इस्तेमाल किया, लेकिन अहिंसा के दर्शन के साथ। सोचने वाली बात यह है कि उग्र राष्ट्रवाद द्वारा तैयार की गई जमीन ने, जिसने लोगों को बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार किया, गांधीवादी आंदोलनों की सफलता के लिए मंच कैसे बनाया, जबकि दोनों की कार्यप्रणाली में इतना बड़ा वैचारिक अंतर था। ये तो सोचने वाली बात है। क्या उग्र राष्ट्रवाद का आक्रामक दौर एक जरूरी चरण था ताकि देश अहिंसक प्रतिरोध की ताकत को समझ सके?